इस कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक जंगल में भाग रहे थे। अपनी मंजिल पर पहुंचने पर उन्हें एक आदमी लकड़ियों के पास बैठा दिखाई दिया, जो एक कपड़े में लिपटा हुआ था। उस ग्रुप का लीडर, जो सबसे आगे था, अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उस आदमी की तरफ फेंक देता है। लेकिन उसे हैरानी होती है, क्योंकि कपड़ों के अंदर कोई नहीं था। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़का उसे देख रहा है। ये लड़का ही उनके मिशन का असली टारगेट था। लड़का इस बात से हैरान था कि उन लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उसने कहा कि क्योंकि तुमने मुझ पर हमला किया, अब मेरे पास तुम्हें मारने की वजह है। लड़का अपना तीर उठाता है और पास में पड़ी एक पेड़ की टहनी तोड़ देता है। ये देखकर वो लोग हंसने लगे। उन्होंने लड़के से पूछा कि वो इस टहनी का क्या करेगा। जब वो हंसी रहे थे, उनमें से एक के सर पर वो टहनी लगी और उसका सिर फट गया। ये देखकर लीडर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका एक साथी चिल्लाया कि लड़का अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, और जैसे ही उसने ये कहा, लड़के ने उसे भी मार दिया। लीडर बस डर के मारे उन्हें देखता रहा। देखते ही देखते उसके सभी साथी मारे गए। जब उसकी बारी आई तो वो लड़के के आगे भीख मांगने लगा कि वो उसे जाने दे। लड़के ने उससे कहा कि अगर तुम किसी को मारने का इरादा रखते हो तो तुम्हें मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लड़के ने उस टहनी से लीडर का सिर भी उड़ा दिया। उन सबको मारने के बाद लड़के ने अपना सामान पैक किया और आग बुझा दी। जाने से पहले उसने कहा कि दरियन ने जिस तरह इंसानों की दुनिया के बारे में बताया था, ये उससे बिल्कुल अलग और बोरिंग है। लड़के के जाने के बाद कहानी एक मीटिंग पर शिफ्ट होती है। ये मीटिंग चर्च के बड़े बड़े पादरियों ने बुलाई थी। मीटिंग में उन्होंने कहा कि जंगल में अभी भी राक्षसी ऊर्जा के कुछ अंश बाकी हैं, लेकिन उन्होंने जो बैरियर लगाए हैं वो इस ऊर्जा को बाहर फैलने से रोक देंगे। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उस बड़े जंगल की जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जब वे आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके लीडर ने कहा कि अगर ये जंगल राक्षसी ऊर्जा से भरा है और कोई भी इसमें जिंदा नहीं बच सकता, तो क्यों ना उन लोगों को वहां भेज दिया जाए जिन्हें वो मारना चाहते हैं। ये सुनकर पादरी हैरान रह गए। लीडर ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो खुद नहीं मार सकते, तो क्यों ना उन्हें इस जंगल में भेजकर छुटकारा पालें। पादरियों ने तुरंत इस सुझाव को मान लिया। अगले सीन में एक नाइट एक औरत को पकड़े हुआ है। वो उस औरत से कहता है कि उसके बच्चे में शैतानी बीज पनप रहा है। बच्चे को कुछ पादरियों को दे दिया जाता है। पादरियों ने प्रार्थना की और बच्चा चमकने लगा। मां ने बच्चे को हेलमेट कहकर पुकारा। रूट्स का जंगल एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी जीनियस, विद्वान या योद्धा जिंदा नहीं रह सकता था। हर अपराधी जो इस जंगल में गया, वो मर गया। लेकिन अगर गलती से कोई इस जंगल से बाहर निकल आता है तो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। हेलमेट जंगल में उठा और रोने लगा। ये जंगल राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। ठंड और भूख बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन उसके अंदर के शैतानी बीज की वजह से वो इसे झेल पा रहा था। इस बीज ने उसे एक ऐसी ऊर्जा दी जो उसकी रक्षा करती थी। 10 दिन बीत गए और बच्चा अभी भी संघर्ष कर रहा था। एक तेंदुआ उसके पास आया, उसे उठाया और लेकर चला गया। 10 साल बाद हम हेलमेट को एक खरगोश का पीछा करते देखते हैं। वो खरगोश को पकड़ लेता है और अपने साथी अलागा नाम के तेंदुए से कहता है कि देखो उसने क्या किया। अलागा उसके पास आती है और उस खरगोश को मार देती है। वो हेलमेट से पूछती है कि क्या उसे शिकार करने की आदत हो गई है। हेलमेट कहता है कि अभी वो सिर्फ खरगोशों का शिकार कर सकता है। खरगोश को मारने के बाद अलागा उसमें से एक अजीब सी चीज निकालती है। वो हेलमेट को बताती है कि इस चीज को कोर कहते हैं और सभी राक्षसी जानवरों में ये होती है। उसने कहा कि अगर कोई इस कोर को खा लेता है तो उसकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। हेलमेट उसे लेने वाला था, लेकिन अलागा उसे अपनी पूंछ से दूर कर देती है। हेलमेट रोने लगता है। वो कहता है कि उसने खरगोश का शिकार किया, इसलिए कोर उसे खाना चाहिए। अलागा उसे बताती है कि वो इसे नहीं खा सकता, क्योंकि वो एक राक्षसी जानवर नहीं है। अगर वो इसे खाता है तो वो भी एक राक्षसी जानवर बन जाएगा और फिर उसे हमेशा के लिए इसी जंगल में रहना होगा। हेलमेट कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोर खाता है या नहीं, क्योंकि उसके लिए इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। अलागा उसे बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। हेलमेट ये सुनकर चौंक जाता है और अलागा से पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि पहले उसने ही कहा था कि ये नामुमकिन है। अलागा कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन किसी ने उसे बताया कि ये मुमकिन है। हेलमेट पूछता है कि किसने बताया। अलागा कहती है कि एक इंसान जिससे वो हेलमेट से पहले मिली थी। अलागा ने कहा कि उसे उस इंसान को खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद मर चुका होगा। हेलमेट ने उससे पूछा कि क्या उसने उसे मरते हुए अपनी आंखों से देखा।
अलागा कहती है कि वो इंसान पहले बहुत ताकतवर था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया है। वो कहती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो इस जंगल की राक्षसी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। हेलमेट इसलिए महसूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक शैतानी बीज है। अलागा ने कहा कि पिछली बार जब वो उस इंसान से मिली थी, तब वो बूढ़ा हो चुका था, और अगर वो अभी जिंदा है तो वो 90 साल का होगा। हेलमेट ने पूछा कि वो उस इंसान से कहाँ मिली थी। अलागा उसे एक डंडे से मारने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने मुझे पाला पोसा और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। वो उसे बताती है कि जब तक वो वहां पहुंचेगा, शायद वो आदमी वहां ना हो। हेलमेट कहता है कि अगर उसे वो आदमी नहीं मिला तो वो वापस आ जाएगा। अलागा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो हेलमेट को बताती है कि वो जगह उनके लोकेशन से पूर्व में है। वो उससे कहती है कि वो जो चाहे कर सकता है। लोकेशन सुनते ही हेलमेट भागने लगा। अलागा चौंक गई कि वो सच में चला गया। वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए। हेलमेट इस बात से बहुत खुश था कि इस जंगल में उसके अलावा एक और इंसान है। जब हेलमेट वहां पहुंचा तो उसने लकड़ियों की एक बाड़ देखी। वो बाड़ के ऊपर से कूदता है और उसे एक घर दिखाई देता है। उस घर को देखकर हेलमेट को लगा कि वहां कोई इंसान रहता है, क्योंकि ऐसी इमारत सिर्फ इंसान ही बना सकते हैं। जब हेलमेट इधर उधर देख रहा था, तभी एक आदमी ने उसका मुंह जमीन पर दबा दिया। उस आदमी ने हेलमेट से पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। हेलमेट कहता है कि उसे अलागा ने यहाँ भेजा है, और उसने ही बताया कि यहाँ कोई इंसान रहता है। उस आदमी ने अलागा का नाम पहचान लिया। उसने हेलमेट को छोड़ दिया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने हेलमेट से कहा कि अगर वो किसी दूसरे इंसान से मिलने आया है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। हेलमेट कहता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो इस जंगल से बाहर जाना चाहता है। उस आदमी ने अपना परिचय डैरियन के रूप में दिया। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या वो सच में भागना चाहता है। हेलमेट जवाब देता है कि अलागा ने उसे बताया था कि डैरियन को जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है। डैरियन ने पूछा कि वो क्यों जाना चाहता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया इतनी शांतिपूर्ण और खूबसूरत नहीं है जितना हेलमेट सोचता है। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि बाहर की दुनिया कैसी है। डैरियन ने कहा कि बाहर की दुनिया में लोगों के पास पंजे और नुकीले दांत नहीं होते। उनके शरीर कमजोर होते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक और निर्दयी होते हैं। वो अपनी जरूरत के हिसाब से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और धोखा भी देते हैं। डैरियन ने हेलमेट से पूछा कि क्या वो जंगल में पैदा हुआ था। हेलमेट कहता है कि उसे यहाँ एक बच्चे के रूप में भेजा गया था। डैरियन तुरंत समझ गया कि हेलमेट के अंदर एक शैतानी बीज है। डैरियन ने हेलमेट से कहा कि इस बात का पता चलने के बाद भी कि तुम्हारे अंदर शैतानी बीज है, अगर तुम्हें मारा नहीं गया तो इसका मतलब है कि तुम किसी शक्तिशाली परिवार में पैदा हुए हो और एक रईस हो। हेलमेट नहीं जानता था कि रईस क्या होता है। डैरियन ने उसे बताया कि उसके अंदर के शैतानी बीज की वजह से ही उसे इस जंगल में छोड़ा गया था। उसने कहा कि जब तक ये बीज हेलमेट के शरीर में रहेगा, लोग उसका पीछा करेंगे और उसे मार डालेंगे। डैरियन ने हेलमेट से पूछा कि क्या वो फिर भी जंगल से बाहर जाना चाहता है। हेलमेट कहता है कि हाँ, वो जाना चाहता है। ये सुनकर डैरियन हेलमेट को उठा लेता है। हेलमेट ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। डैरियन उसे बताता है कि अगर वो इंसानों की दुनिया में रहना चाहता है तो उसे पहले एक इंसान बनना होगा। उसने कहा कि वो हेलमेट को एक इंसान बनाएगा। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना होगा। डैरियन ने कहा कि उसे जंगल के बैरियर को पार करना होगा। उसने हेलमेट से कहा कि उसकी वर्तमान ताकत से ये नामुमकिन है और उसे इसके बारे में अभी भूल जाना चाहिए। उसने कहा कि जब हेलमेट और ताकतवर हो जाएगा तो वो उसे उस इंसान से मिलाएगा जो उसे बाहर निकलने में मदद करेगा। हेलमेट ने उससे पूछा कि वो और ताकतवर कैसे बन सकता है। डैरियन ने उससे कहा कि बस वो उसकी बात माने और वो ताकतवर हो जाएगा। डैरियन के घर पर वो हेलमेट को जमीन साफ करने के लिए एक झाड़ू देता है। हेलमेट कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। डैरियन कहता है कि सभी इंसान ऐसा करते हैं, तो हेलमेट को भी करना होगा। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि वो इतने गंदे घर में कैसे रह सकता है। डैरियन ने उससे पूछा कि क्या वो जंगल में ही रहना चाहता है। ये सुनकर हेलमेट अनिच्छा से झाड़ू लगाने लगा। जब हेलमेट झाड़ू लगा लेता है तो डैरियन उसे उसका बिस्तर दिखाता है। हेलमेट बहुत खुश था कि उसे एक बिस्तर मिल गया है। उसने डैरियन से पूछा कि क्या वो तुरंत सो सकता है। डैरियन उसे बताता है कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो हेलमेट को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। उसने उसे चेतावनी दी कि वो उन्हें खराब न करे, क्योंकि उसने इन्हें अपने कपड़ों से बनाया था और उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। डैरियन हेलमेट को बाहर ले जाता है ताकि वो कुछ पौधे काट सके। उसने हेलमेट को बताया कि वो उसे सिखाएगा कि क्या खाना है और चीजों को खाने लायक कैसे बनाना है। डैरियन अपने बैग से एक पौधा निकालता है। वो हेलमेट से कहता है कि इस जंगल के सभी जीवों में कोर होते हैं, और अगर कोई उनका कोर निकाल भी लेता है तो भी उनमें राक्षसी ऊर्जा रहती है।
इस ऊर्जा को पूरी तरह से साफ करने का एकमात्र तरीका है इसे पानी में धोना। उसे साफ करने के बाद वो हेलमेट को खाने के लिए देता है। हेलमेट ये देखकर चौंक जाता है कि वो सच में खाने लायक था। ये दिखाने के बाद डैरियन घर लौटने का फैसला करता है। अगले दिन हेलमेट इस बात से नाराज था कि डैरियन ने उसे पानी लाने के लिए भेजा। जब हेलमेट अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था, तभी कोई उसके पीछे से उसे देख रहा था। उस चीज ने उस पर हमला किया और वो अलागा निकली। उसने हेलमेट से पूछा कि वो क्या कर रहा है। हेलमेट कहता है कि डैरियन ने उसे पानी लाने के लिए भेजा है। अलागा ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि हेलमेट ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। हेलमेट कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि डैरियन ने उसे और ताकतवर बनाने का वादा किया है। अलागा उससे पूछती है कि जब वो ताकतवर हो जाएगा तो वो क्या करेगा। हेलमेट कहता है कि वो इस जंगल को छोड़ देगा क्योंकि वो एक राक्षसी जानवर नहीं है। अलागा हेलमेट से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि जब वो इंसानों की दुनिया में जाएगा तो उसके साथ कुछ अच्छा होगा। हेलमेट कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन वो इस बात को लेकर पक्का है कि अगर वो इस जंगल में रहा तो कुछ नहीं होगा। पानी लेने के बाद हेलमेट अलागा को छोड़कर चला जाता है और अलागा दुखी महसूस करती है। डैरियन के घर पर हेलमेट एक मुश्किल स्टांस का अभ्यास कर रहा था, जबकि डैरियन उस पर पानी डालता था जो वो लाया था। हेलमेट डैरियन से ट्रेनिंग रोकने की भीख मांगता है। डैरियन हेलमेट से पूछता है कि क्या वो जंगल छोड़ना चाहता है। ये सुनकर हेलमेट फिर से स्टांस जारी रखता है। डैरियन हैरान था कि हेलमेट उसकी उम्मीद से ज्यादा देर तक टिका रहा। वो कहता है कि शैतानी बीज के अलावा हेलमेट जन्म से ही प्रतिभाशाली है। सूर्यास्त के समय हेलमेट आखिरकार हार मान लेता है। डैरियन उसे उठाता है और कुछ खाना पकाता है। हेलमेट खाने के लिए उत्साहित नहीं था जब तक उसने उसे चखा नहीं। वो जल्दी से खाना खत्म करता है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सूप कितना स्वादिष्ट था। जब वे खा रहे थे, डैरियन खड़ा होता है। वो हेलमेट से कहता है कि जब वो खाना खाए तो उसे उसकी बात सुननी चाहिए। वो कहता है कि हेलमेट जंगल छोड़ने के लिए ताकतवर होना चाहता है, लेकिन वो एक राक्षसी जानवर नहीं है। वो सिर्फ एक कमजोर इंसान है जिसकी कुछ सीमाएं हैं। इस वजह से उसने हेलमेट को तलवार का इस्तेमाल करना सिखाने का फैसला किया है। डैरियन एक लकड़ी की तलवार उठाता है और हेलमेट से ध्यान से देखने को कहता है। वो तलवार को धीरे धीरे एक खूबसूरत पैटर्न में चलाता है। फिर उसे इतनी ताकत से घुमाता है कि हेलमेट को लगता है कि तलवार से बिजली निकली है। डैरियन ने लकड़ी की तलवार से एक बड़े पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया। हेलमेट ये देखकर इतना चौंक गया कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि बिजली के बारे में जो उसने देखी थी। डैरियन ने उसे बताया कि उस ऊर्जा को विज कहते हैं, जो एक अदृश्य शक्ति है जिसे सिर्फ इंसान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा कि हेलमेट के शरीर में मौजूद शैतानी बीज भी इसी तरह की एक शक्ति का स्रोत है। हेलमेट ये देखकर बहुत खुश था। उसने डैरियन से कहा कि वो इसे सीखना चाहता है। डैरियन ने हेलमेट के सिर पर मारा और कहा कि उसका शरीर अभी विज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। उसे पहले तलवार को ठीक से समझना होगा। डैरियन ने उससे कहा कि तलवार का रास्ता मुश्किल है और इसमें बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग करता रहा तो वो निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। हेलमेट ने बिना सोचे समझे डैरियन की बात मान ली। ट्रेनिंग के दौरान डैरियन ने हेलमेट से कहा कि वो अपनी मुद्रा सुधारे। हेलमेट ने डैरियन पर चिल्लाकर कहा कि वो ठीक से कर रहा है। डैरियन ने उसे अपनी आवाज और लहजा ठीक रखने के लिए कहा। हेलमेट ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। उसने डैरियन से पूछा कि समस्या क्या थी। डैरियन ने हेलमेट से कहा कि वो समस्या के बारे में खुद सोचे। हेलमेट ने कहा कि उसे समस्या बिल्कुल नहीं पता। डैरियन ये सुनकर परेशान हो गया। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे सब कुछ समझाना होगा। हेलमेट ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि डैरियन को उसे समझाना होगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैरियन को हेलमेट एक अजीब बच्चा लगा, क्योंकि उसे सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी वो ज्यादातर चीजें बहुत जल्दी सीख जाता था। डैरियन को हेलमेट अजीब लगा, क्योंकि उसके शरीर में शैतानी बीज होने की वजह से लोग अक्सर हिंसक और पागल हो जाते हैं। लेकिन हेलमेट एक समझदार बच्चा था, जो ज्यादातर वयस्कों से ज्यादा तार्किक था, और वो काफी दृढ़ था और आसानी से हार नहीं मानता था। डैरियन को यकीन था कि हेलमेट में कुछ अलग था। उसने हेलमेट को ट्रेनिंग की सलाह देने का फैसला किया। उसने हेलमेट के हाथ पर 2 बार हमला किया।
फिर उसने हेलमेट से पूछा कि क्या अब वो अपनी मुद्रा में समस्या को समझ गया है। हेलमेट ने कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आया। डारियन ने उससे कहा कि अगर उसने समस्या को समझने की पूरी कोशिश नहीं की तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर हेलमेट डर गया। उसने डारियन से इंतजार करने की भीख मांगी, जबकि वो अपनी समस्या के बारे में सोच रहा था। जब हेलमेट ने इस बारे में सोचा, तो उसे पता चला कि जब उसे मारा गया था, तो उसे अलग-अलग तरह का दर्द हुआ था। उसे पता चला कि डारियन ने उसे अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग गति से मारा था। हेलमेट को ये अजीब लगा क्योंकि डैरियन ने उसे मारने के लिए एक ही तरह का मूवमेंट इस्तेमाल किया, फिर भी दर्द अलग था। डैरियन ने उसे बताया कि उसकी समस्या ये थी कि वो सिर्फ मुद्रा की नकल कर रहा था और ये काफी नहीं है। उसने कहा कि हेलमेट को अपनी मांसपेशियों में अंतर, उंगलियों की गति, स्फूर्ति और प्रवाह और उसके बाद होने वाली मूवमेंट को जानना होगा। और सबसे जरूरी, उसे तलवार और अपने दिमाग को समझना होगा। डैरियन ने उससे कहा कि जब वो इन चीजों को अपने काबू में कर लेगा, तभी वो कुछ सही में सीख पाएगा। उसने कहा कि हर मूवमेंट में उसे अपना दिल और जान लगाना होगा, तभी वो तलवार को सही में समझ पाएगा। उसने उससे कहा कि अभी वो सिर्फ बेमतलब अपने हाथ घुमा रहा है और ये उसे तलवारबाज नहीं बनाता, वो सिर्फ एक लकड़हारा है। डारियन की बात सुनने के बाद हेलमेट अभ्यास करना जारी रखता है। जब वो काम खत्म कर लेता है तो वो नदी पर जाता है। वहां वो अलागा से मिलता है। अलागा ये देखकर चौंक जाती है कि ट्रेनिंग से हेलमेट ने कुछ मांसपेशियां बना ली थीं। जब हेलमेट जमीन पर बैठा तो उसने अलागा से पूछा कि डारियन ने ऐसा क्यों कहा कि वो उसका कर्जदार है। अलागा ने कहा कि उसने डारियन को अपने जंगल में रहने की खास इजाजत दी थी। हेलमेट ये सुनकर चौंक गया। उसने अलागा से पूछा कि उसने डारियन को जंगल में रहने की इजाजत क्यों दी, क्योंकि उसे कोई भी अपने करीब रहना पसंद नहीं है। उसने अलागा से पूछा कि क्या वो डारियन से लड़ना नहीं चाहती थी। अलागा ये सुनकर गुस्सा हो गई। उसने हेलमेट से कहा कि वो इस जंगल के केंद्रीय क्षेत्र की मालिक है और जो कोई भी उसे चुनौती देगा वो उससे लड़ेगी। ये कहने के तुरंत बाद उसने हेलमेट से कहा कि उसने डारियन से लड़ना इसलिए नहीं चाहा क्योंकि वो सावधान थी। वो लड़ाई में थककर किसी सांप के द्वारा मारी जाना नहीं चाहती थी। हेलमेट को एहसास हुआ कि अलागा जिस सांप की बात कर रही थी, वो नाओ, जंगल के दक्षिण क्षेत्र का दो सिर वाला सांप था। उसने हेलमेट से पूछा कि अगर वो डारियन से बिना किसी रुकावट के लड़े तो क्या वो जीतेगी। अलागा ने इसके बारे में सोचा और कहा कि वो उसे यकीन नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जैसे राक्षसी जानवर अपनी राक्षसी ऊर्जा दिखाते हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं कि वो जीतेंगे या नहीं। लेकिन इंसानों के साथ ये अलग है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा छिपा सकते हैं। हेलमेट ये सुनकर चौंक गया कि अलागा जीत नहीं सकती थी। अलागा ने उसे ठीक किया और कहा कि वो बस पक्का नहीं है, और उसने डारियन को अपने जंगल में रहने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि नाओ डारियन से नफरत करता है। हेलमेट ने अलागा से पूछा कि नाओ डारियन से नफरत क्यों करता है। अलागा ने हेलमेट को बताया कि डारियन ने एक गंदी जगह को नष्ट कर दिया था जिसे नाओ ने बनाया था। हेलमेट उस गंदी जगह को लेकर उत्सुक था। अलागा ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दिखाने का फैसला किया। वो हेलमेट को एक फार्म पर ले गई, लेकिन ये एक अजीब फार्म था क्योंकि यहाँ इंसानों को पाला जा रहा था। हेलमेट एक ऐसा फार्म देखकर बहुत चौंक गया जहाँ इंसानों को पाला जा रहा था। फार्म में एक आदमी जो एक भारी बोझ ले जा रहा था, गलती से उसे गिरा देता है और इसके लिए उस आदमी को मारा जाता है। हेलमेट को समझ नहीं आया कि उस आदमी ने क्या गलत किया। उसने अलागा से पूछा कि उस आदमी ने क्या गलत किया। अलागा ने कहा कि वो आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसलिए उसे सजा मिली। हेलमेट ये सुनकर हैरान था। उसने फार्म में कुछ लड़कियों को देखा और अलागा से पूछा कि वे उससे अलग क्यों दिखती हैं। अलागा ने उसे बताया कि वो लड़कियां इंसान महिलाएं हैं और वो एक पुरुष है। उसने कहा कि नाओ महिलाओं का मांस पसंद करता है क्योंकि वो नर्म होता है, और इसलिए वो पुरुषों से काम करवाता है जबकि वो महिलाओं को खिलाता है। फार्म में मौजूद इंसानों में से अलागा एक गंजे आदमी की तरफ इशारा करती है और उसे इंसानों का लीडर बताती है। इस आदमी का नाम अरागो था। उसने उस आदमी को देखा जिसे उसकी गलती के लिए पीटा जा रहा था और अपने आदमियों से कहा कि उसे भूल जाओ और नाव के लिए बलि तैयार करो। वो लड़कियों में से एक को देखता है और उसे बलि के समूह से हटा देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे संतुष्ट करती है तो वो उसे ज्यादा देर तक जिंदा रहने देगा। हेलमेट ये देखकर चौंक गया कि ऐसा आदमी इंसानों का लीडर था।
अलागा ने उसे बताया कि उसे नहीं पता कि वो आदमी ये कैसे करता है, लेकिन वो उन इंसानों को ढूंढ पाता है जो जंगल में दाखिल हुए हैं, और अगर उसने हेलमेट को ढूंढ लिया होता तो वो भी एक गुलाम बन जाता। हेलमेट ने अलागा से पूछा कि उसने उसे बचाया क्यों और वो उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती। अलागा ने कहा कि उसने हेलमेट को इसलिए बचाया ताकि नाव के इंसानी मवेशियों की संख्या ना बढ़े। हेलमेट मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि अलागा झूठ बोल रही थी। उनकी बातचीत के बाद अलागा ने घर वापस जाने का फैसला किया। जब वो मुड़ी तो उसे कुछ राक्षसी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक कहीं से नाव ने उस पर हमला कर दिया। वो डटी रही और नाव को पीछे धकेल दिया। नाव खड़ा हो गया और हेलमेट उस राक्षसी ऊर्जा को महसूस करके डर गया। नाव ने अलागा से पूछा कि क्या वो हेलमेट को पाल रही है। उसने उससे कहा कि वो हेलमेट को तब खा ले जब वो छोटा है, क्योंकि तब पुरुष स्वादिष्ट होते हैं, और अगर वो उसे नहीं खा सकती तो उसे हेलमेट को दे दे। अलागा ने कहा कि वो सिर्फ महिलाओं को खाती है, इसलिए हेलमेट अच्छा नहीं लगेगा। नाव ने कहा कि वो वास्तव में हेलमेट को खाना नहीं चाहता, लेकिन उसे हेलमेट से एक समस्या थी, और वो थी उसकी गंध। जब नाव को हेलमेट की गंध लगी तो उसने उससे पूछा कि वो डैरियन को कैसे जानता है। अलागा ने तुरंत नाव को दूर धकेल दिया। नाव ने उससे शांत होने के लिए कहा और कहा कि वो सिर्फ इसलिए गुस्सा था क्योंकि डैरियन ने कुछ साल पहले उसके फार्म को बर्बाद कर दिया था। अलागा ने उससे कहा कि हेलमेट डैरियन को नहीं जानता और उसने सिर्फ डैरियन के कपड़े पहने हैं। नाव ने हेलमेट से कहा कि वो भाग्यशाली है, क्योंकि अगर वो डैरियन को जानता होता तो वो उसे मार डालता। ये सुनकर अलागा ने बहुत सारी ऊर्जा निकाली और नाव से कहा कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे टुकड़ों में फाड़ देगी। नाव डर गया और अलागा से कहा कि ऐसे कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने उससे कहा कि उसे उससे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने उससे कहा कि वो उसके इलाके को छोड़कर चली जाए और कभी वापस ना आए। यह कहने के बाद वो चला गया। जब वो चला गया तो हेलमेट डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अलागा ने उससे कहा कि वो नाव के इलाके में कदम ना रखे और डैरियन के पास ही रहे। यह सुनकर हेलमेट दुखी हो गया। उसने अलागा से पूछा कि क्या वो उसके और डैरियन जितना ताकतवर बन सकता है। अलागा ने उससे कहा कि डैरियन बहुत ताकतवर है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वो कितना ताकतवर है, लेकिन वो जानती है कि वो एक ऐसे स्तर पर है जहां ज्यादातर इंसान अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी नहीं पहुंच सकते हैं। उसने हेलमेट से कहा कि अगर वो इस जंगल से बाहर जाना चाहता है तो उसे और ताकतवर बनने की पूरी कोशिश करनी होगी। यह कहने के बाद उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि वो डैरियन को उनके पास आते हुए महसूस कर सकती थी। जब डैरियन हेलमेट से मिला तो उसने उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहा। हेलमेट डैरियन को देखकर बहुत खुश था। वो बहुत खुश था कि अब उसकी देखभाल करने के लिए दो लोग थे। अगले सीन में हम हेलमेट को दर्द में रोते हुए देखते हैं। उस पल उसे डैरियन के साथ हुई बातचीत याद आती है। डैरियन ने उसे हर रात सोने से पहले खाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां दी थीं। हेलमेट ने उससे पूछा कि ये किस तरह की जड़ी बूटियां हैं। डैरियन ने उसे बताया कि ये जहरीली जड़ी बूटियां हैं। हेलमेट यह सुनकर गुस्सा हो गया। वो डैरियन पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन डैरियन ने जल्दी से अपने मुक्के से उसे मारा। उसने हेलमेट से कहा कि ये जड़ी बूटियां उसके शैतानी बीज को दबाने के लिए हैं। हेलमेट हर रात सोने से पहले जहरीली जड़ी बूटियां खाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे उसे बहुत दर्द होगा। वो दर्द में चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम हेलमेट को लकड़ी की तलवार के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, डैरियन उसके पास आया। वो हैरान था कि हेलमेट तलवार की ट्रेनिंग का मजा ले रहा था। हेलमेट ने कहा कि उसकी नजर बेहतर हो गई है और उसका शरीर भी हल्का हो गया है। उसने डैरियन से पूछा कि क्या ये बदलाव उन जहरीली जड़ी बूटियों की वजह से हुए हैं। डैरियन ने उससे कहा कि यह राक्षसी वातावरण की वजह से हो सकता है। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या अब उसे जहर से कोई दर्द महसूस नहीं होता। हेलमेट ने कहा कि उसे अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता और वो सुबह तरोताजा महसूस करता है। यह सुनकर डैरियन को एहसास हुआ कि हेलमेट को जड़ी बूटियां खाते हुए कुछ महीने हो गए थे। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे वो ऊर्जा याद है जिसे वो विज कहता था। उसने हेलमेट को बताया कि अगर किसी का शरीर बेसिक लेवल पर नहीं है तो वो विज का इस्तेमाल करना नहीं सीख सकता है, और इसीलिए उसने हेलमेट को इसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाया था, क्योंकि उसका शरीर अभी उस लेवल पर नहीं था। लेकिन अब हेलमेट सही लेवल पर था। यह देखकर डैरियन ने हेलमेट को विज का इस्तेमाल करना सिखाने का फैसला किया है। डैरियन ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और उसे विज से भर दिया। जब डैरियन ने ऐसा किया
तो हेलमेट को एक अनजान दबाव महसूस हुआ। डैरियन ने हेलमेट से कहा कि वो वातावरण की ऊर्जा को अपने शरीर में मिला ले। उसे इसे आजाद रूप से नियंत्रित करना चाहिए और ऊर्जा को मूर्तिमान करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कहने के बाद डैरियन ने हेलमेट को अपनी तलवार उठाने के लिए कहा। उसने हेलमेट से कहा कि वो जब उससे लड़ रहा हो तो गहरी सांस लेता रहे। हेलमेट को ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ऐसा करना था। यह कहने के बाद डैरियन ने हेलमेट पर विज के साथ हमला किया। उसने हेलमेट से कहा कि वो ऊर्जा के प्रवाह से सावधान रहे, क्योंकि अगर उसने इसे ठीक से नहीं संभाला तो उसका शरीर टूट जाएगा। जब हेलमेट हमले को रोकने में कामयाब हो गया तो डैरियन ने उनके बीच की दूरी कम कर दी और हेलमेट पर हमला किया। हेलमेट हमले को चकमा देने में कामयाब हो गया। उसने डैरियन से पूछा कि क्या वो सच में उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह कहने के बाद हेलमेट ने स्थिर रूप से सांस लेने की पूरी कोशिश की। जब उसने अपना आपा रिगेन किया तो वो डैरियन पर हमला करने के लिए भागा। डैरियन ने हमलों को आसानी से हटा दिया। उसने हेलमेट से कहा कि वो अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करे और उसे नियंत्रित करे। हेलमेट ने इसे महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे धकेल दिया गया। डैरियन ने उससे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी इसे पहली कोशिश में सही नहीं कर सकता है। इसलिए हेलमेट को इसे हासिल करने के लिए हर दिन ऐसे ही लड़ते रहना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हेलमेट हर दिन कड़ी ट्रेनिंग करता रहा। धीरे धीरे वो अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करने लगा और आखिरकार वो विज को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया। 4 साल बाद हम हेलमेट को अपनी लकड़ी की तलवार से जंगल में पेड़ों को काटते हुए देखते हैं। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो डैरियन उससे मिलने आया। उसने हेलमेट से कहा कि वो विज का इस्तेमाल करने में थोड़ा बेहतर हो गया है। हेलमेट ने डैरियन से उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा, ताकि वो और सुधार कर सके। डैरियन ने उससे कहा कि वो पहले उसे अपना विज दिखाए। जब हेलमेट ने अपना विज बाहर निकाला तो डैरियन चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि हेलमेट इतनी कम उम्र में विज को प्रकट कर पाएगा। वो जानता था कि हेलमेट के पास शैतानी बीज है, लेकिन वो पक्का यकीन था कि हेलमेट बहुत प्रतिभाशाली था। उसे यकीन था कि हेलमेट दुनिया को बदल देगा, लेकिन वो पक्का यकीन नहीं था कि ये एक अच्छा बदलाव होगा या बुरा। अपना विज देखने के बाद डैरियन को एहसास हुआ कि अब हेलमेट को बाहर की दुनिया में जाने देने का समय आ गया है। डेरियन ने हेलमुट से कहा कि अब उसके जाने का समय हो गया है। ये सुनकर हेलमुट हैरान था। उसने डेरियन से कहा कि वो अभी बाहर जाने के लिए इतना मजबूत नहीं है। तब डेरियन ने हेलमुट को बताया कि अगर उसके अंदर का अंधेरे का बीज बढ़ता रहा तो वो दिव्य बाधा को पार नहीं कर पाएगा। उसने हेलमुट से ध्यान से सुनने को कहा और बताया कि इंसानी दुनिया फॉरेस्ट ऑफ रूट्स के दक्षिण में है। हेलमुट को इंसानी दुनिया तक पहुंचने के लिए दिव्य बाधा को पार करना होगा। डेरियन ने हेलमुट को बताया कि दिव्य बाधा में एक कमजोर जगह है जहां से वो गुजर सकता है। उसने कहा कि अगर वो कमजोर बाधा को सहन कर पाए तो वो इंसानी दुनिया में प्रवेश कर पाएगा। हेलमुट ने डेरियन से उस जगह के बारे में पूछा। डेरियन ने कहा कि उसे नहीं पता कि वो कमजोर जगह कहाँ है और वो उसे कभी ढूंढना भी नहीं चाहता था। उसने हेलमुट को बताया कि एरूगो, जो इंसानी फार्म का मुखिया है, वही एक इंसान है जिसे उस जगह के बारे में पता है। ये सुनकर हेलमुट हैरान हो गया। उसे याद आया कि नाहो कितना डरावना और ताकतवर था और उसे ये जानकर हैरानी हुई कि एरूगो को उस कमजोर जगह का पता था। डेरियन ने हेलमुट को बताया कि जैसे ही वो इंसानी दुनिया में कदम रखेगा, उसे अनगिनत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो जानता था कि हेलमुट को ये चीज़ें रोमांचक और शानदार लगेंगी। उसने हेलमुट से कहा कि त्रासदी कभी भी आ सकती है और उसे सतर्क रहकर भी नहीं रोका जा सकता। उसने हेलमुट को समझाया कि दर्द, निराशा और हताशा के समय में वो अपने अंदर के अंधेरे को अपनाना चाहेगा। डेरियन ने हेलमुट के कंधे पर हाथ रखा और उससे भीख मांगी कि जब भी वो खुद को खोया हुआ महसूस करे तो वो खुद को ना खोए। ये कहने के बाद डेरियन ने हेलमुट से पूछा कि क्या उसे कुछ और पूछना है। डेरियन के बोलने के तरीके को देखकर हेलमुट ने उससे पूछा कि क्या उसका जंगल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। डेरियन खांसता है और कहता है कि उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वो हेलमुट से कहता है कि वो थोड़ी देर आराम करना चाहता है और उसके पास उसके लिए कुछ है। उसने हेलमुट से सुबह आने के लिए कहा। वो मुड़कर हेलमुट से कहता है कि वो कुछ समय अकेले बिताना चाहता है। हेलमुट को समझ नहीं आ रहा था कि डेरियन को क्या हुआ था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसके गुरु के साथ कुछ तो गलत था। रात में हम हेलमुट को नदी के किनारे बैठे देखते हैं। एलागा उससे मिलने आती है। उसने देखा कि हेलमुट अपने सपने के इतने करीब होते हुए भी खुश नहीं था।
हेलमुट ने एलागा से कहा कि वो आखिरकार जंगल छोड़ सकता है, लेकिन वो अजीब महसूस कर रहा है। उसने एलागा से पूछा कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। ये सुनकर एलागा हैरान थी। उसने हेलमुट को बताया कि जो भावनाएं वो महसूस कर रहा है, वो इस बात का सबूत है कि वो धीरे-धीरे एक इंसान बन रहा है। अगली सुबह हेलमुट और एलागा डेरियन की कुटिया में जाते हैं। जब हेलमुट दरवाज़ा खोलता है तो वो डेरियन को तलवार और एक बैग के साथ पद्मासन में बैठे हुए देखता है। हेलमुट ने देखा कि डेरियन की आंखें बंद थीं। वो ये देखकर डर जाता है। वो डेरियन को आवाज़ देता है, लेकिन डेरियन जवाब नहीं देता। हेलमुट को पहले से ही लग रहा था कि डेरियन मर रहा है, और डेरियन के शरीर को देखकर उसे एहसास हुआ कि अब उसके लिए जंगल छोड़ने का समय हो गया है। उसने वो बैग और तलवार उठाई जो डेरियन उसके लिए छोड़ गया था। उसने डेरियन के शरीर को देखा और कहा कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। हेलमुट का दिल टूट गया था कि उसका गुरु, जो उसके लिए पिता की तरह था, अब नहीं रहा। उसने हिम्मत जुटाई और कुटिया से बाहर आ गया। एलागा को डेरियन के मरने पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने हेलमुट से पूछा कि क्या उसे पहले से पता था। एलागा ने उसे बताया कि डेरियन ने पहले ही उसे बता दिया था कि वो मर रहा है। एलागा ने हेलमुट के चेहरे पर दुख देखा। उसने हेलमुट से दुखी ना होने को कहा। उसने कहा कि डेरियन अपनी उम्र के अनुसार जिया और मरा। उसने हेलमुट से डेरियन की मौत के लिए खुद को दोषी महसूस ना करने को कहा। एलागा ने हेलमुट को खुश करने के लिए उसे एक पैकेट देने का फैसला किया। उसने उसे बताया कि जब वो जंगल में आया था तो ये पैकेट उसके साथ ही आया था। जब हेलमुट ने कपड़े की गांठ खोली तो उसने अंदर एक सोने का हार देखा। एलागा ने हेलमुट को बताया कि ये हार कच्चे सोने का बना है, जो कि एक दुर्लभ धातु है। उसने हेलमुट को बताया कि वो किसी रईस परिवार का बच्चा होना चाहिए। जब हेलमुट ने हार खोला तो उसने अंदर एक संदेश देखा। ये संदेश मार्गरेट फ्रेन ने लिखा था। संदेश में मार्गरेट ने प्रार्थना की थी कि हेलमुट के रास्ते में रोशनी हो। एलागा ने हेलमुट से पूछा कि क्या मार्गरेट उसके परिवार की मुखिया है। हेलमुट ने एलागा को बताया कि मार्गरेट शायद उसकी माँ है। एलागा ने हेलमुट को बताया कि जब वो इंसानी दुनिया में पहुंचे तो मार्गरेट को ढूंढे। एलागा ने हेलमुट को बताया कि नाहो हाइबरनेशन में है, इसलिए अगर वो उसके इलाके में प्रवेश करेगा तो वो उसे महसूस नहीं कर पाएगा। उसके जागने का एक ही तरीका है, अगर कोई बड़ा हंगामा हो। एलागा ने हेलमुट को बताया कि वो नाहो के इलाके में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसे महसूस कर लेगा। हेलमुट ने उससे इस बारे में चिंता ना करने को कहा। उसने कहा कि वो इसे खुद से संभाल लेगा। उसने अपना बैग उठाया और चलने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एलागा से कहा कि वो लंबी उम्र तक जिंदा रहे। ये सुनकर एलागा मुस्कुराई। उसने हेलमुट से अपना ध्यान रखने को कहा। कहानी का दृश्य बदलता है और हम एरूगो को फार्म में घूमते हुए देखते हैं। वो एक कमरे में जाता है और मोमबत्ती जलाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, हेलमुट छिपकर बाहर आया और एरूगो की नके पर तलवार रख दी। काला जादू एक बुरी ताकत है जो एक कमजोर जादूगर को मजबूत बना सकती है। कई जादूगरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली जादू और ताकत पाने के लिए उन सीमाओं को पार कर जाते हैं जिन्हें उन्हें पार नहीं करना चाहिए था। एरूगो एक ऐसा जादूगर था जिसे हमेशा दूसरों से जलन होती थी। उसने सबसे मजबूत जादूगर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसने काले जादू का रास्ता चुना क्योंकि उसे लगा कि वो इतना प्रतिभाशाली नहीं था। एरूगो को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इंसानों की बुरी भावनाओं की जरूरत थी। एरूगो ने मानव तस्करी और अपहरण जैसी गतिविधियों से ये भावनाएं प्राप्त की। उसके माल से आने वाले दुख और डर ने एरूगो को और भी बुरा और शक्तिशाली बना दिया। हालांकि एक जादूगर की खोज के कारण एरूगो के अत्याचारों का दुनिया में पर्दाफाश हो गया। एरूगो को पकड़ा गया और उसे मौत या निर्वासन की सजा सुनाई गई। क्योंकि एरूगो को तुरंत मारा नहीं जाना था, उसने फॉरेस्ट ऑफ रूट्स में निर्वासन को चुना। आखिरकार वो जंगल में नाहो से मिला। एरूगो को बलिदान के बदले नाहो के इलाके में रहने की अनुमति मिल गई। एरूगो ने जंगल में सभी इंसानों को इकट्ठा करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसके बाद इंसानों ने खुद को नाहो के हवाले कर दिया ताकि वो तुरंत ना मर जाएं। इसी तरह इंसानी फार्म का निर्माण किया गया था। एरूगो फार्म का राजा बन गया, जबकि दूसरे इंसानों को सिर्फ पशुधन की तरह माना जाता था। नाहो ने एरूगो के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया जब तक उसे उसके बलिदान मिलते रहे। इस वजह से एरूगो फिर से आकांक्षी हो गया।
एरुगो को सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही चिंता होती थी, क्योंकि जब नाहो हाइबरनेशन में चला जाता था तो उसके आसपास के राक्षसी जीव कभी भी फार्म पर हमला कर देते थे। अपनी चुनौतियों के बावजूद एरुगो ने अपने नए जीवन का सच में आनंद लिया। दृश्य बदलता है और हम एरुगो और हेलमुट के पास वापस आते हैं। एरुगो ने हेलमुट से पूछा कि उसे क्या चाहिए। हेलमुट ने उससे जंगल छोड़ने का तरीका बताने को कहा। यह सुनकर एरुगो हैरान था। उसने हेलमुट को एक शरारती बच्चा कहा। उसने हेलमुट से पूछा कि क्या वो डेरियन का शिष्य है। हेलमुट ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने एरुगो से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताने को कहा। एरुगो को हेलमुट की इच्छा पूरी करने का कोई कारण नहीं दिखा। हेलमुट ने अपनी तलवार एरुगो की गर्दन के और करीब कर दी और उसे एक छोटा सा कट लगाया। हेलमुट ने एरुगो से कहा कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसे जवाब देना होगा। एरुगो ने हेलमुट को बताया कि अगर वो मर जाएगा तो नाहो जाग जाएगा और वो हेलमुट को मार डालेगा। एरुगो ने हेलमुट से पूछा कि क्या वो नाहो का सामना कर सकता है। हेलमुट ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एरुगो से कहा कि अगर वो मर जाएगा तो उसे कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। ये सुनकर एरुगो हैरान हो जाता है। उसने हेलमुट से लापरवाह न होने को कहा। उसने हेलमुट को बताया कि वही एक इंसान है जिसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है। हेलमुट ने एरुगो से झूठ बोलना बंद करने को कहा। डेरियन ने हेलमुट को बताया था कि जादूगर जो भी कुछ करते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। हेलमुट जानता था कि अगर वो बस चारों ओर देखता तो उसे वो किताब मिल सकती थी जो वो चाहता था। उसने एरुगो से कहा कि उसने काम को आसान बनाने के लिए ही उससे पूछा था। ये सुनकर एरुगो हैरान हो गया। उसे एहसास हुआ कि हेलमुट मजाक नहीं कर रहा था। उसने हेलमुट की इच्छा स्वीकार कर ली। दृश्य बदलता है और हम हेलमुट और एरुगो को सीढ़ियों से नीचे जाते देखते हैं। एरुगो ने हेलमुट से उसका नाम पूछा। हेलमुट ने उससे अपने काम से काम रखने को कहा। एरुगो ने हेलमुट को बताया कि वो जिस तरीके का इस्तेमाल करना चाहता है वो पहले कभी नहीं किया गया है और ये सिर्फ सिद्धांत में ही मुमकिन है। एरुगो ने हेलमुट को बताया कि ये तरीका डेरियन जैसे किसी ताकतवर इंसान के लिए अच्छा हो सकता है। हेलमुट के अकेले होने की वजह से एरुगो ने अंदाजा लगाया कि डेरियन जंगल में ही रहना चाहता है। उसने हेलमुट से पूछा कि डेरियन क्या कर रहा है। हेलमुट ने उसे जवाब नहीं दिया। हेलमुट के जवाब ना देने की वजह से उसे एहसास हुआ कि डेरियन मर चुका है। एरुगो ने वो किताब निकाली जिसमें वो तरीका था। हेलमुट ने उसे किताब देने को कहा। एरुगो ने हेलमुट को अपना उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव दिया। हेलमुट को लगा कि एरुगो बकवास कर रहा है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एरुगो ने हेलमुट से कहा कि फार्म में हर कोई कमजोर है। उसका मानना था कि हेलमुट इस पद के लायक था क्योंकि वो डेरियन का शिष्य है। हेलमुट ने अपनी तलवार एरुगो की गर्दन पर रखी और उससे बकवास करना बंद करने को कहा। हेलमुट ने एरुगो से कहा कि वो जंगल से बाहर निकलकर रहेगा। एरुगो ने हेलमुट को बताया कि उसने जंगल में बसने से पहले एक जादूगर के ठिकाने में वो किताब पाई थी। जादूगर ने बताया था कि कोई चोरी के जादू का इस्तेमाल करके कैसे बच सकता है। दुर्भाग्य से वो जादूगर जंगल से भाग नहीं पाया। किताब के अनुसार जंगल के दक्षिणी छोर पर एक बड़ा झरना है। पानी और राक्षसी ऊर्जा ने उस जगह की दिव्य ऊर्जा को कमजोर कर दिया है। एरुगो ने हेलमुट को बताया कि वो कमजोर बाधा को पार कर पाएगा। उसने हेलमुट को बताया कि हालांकि दिव्य ऊर्जा कमजोर हो गई है, फिर भी ये एक बहुत शक्तिशाली जादू है जो अंधेरे के बीज वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल देगा। एरुगो की बात सुनकर हेलमुट ने अपनी तलवार वापस रख ली और एरुगो से कहा कि वो उसकी जान बख्श देगा। हेलमुट को एरुगो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एरुगो को मारना चाहता था, लेकिन उसे डेरियन की बात याद आई। डेरियन ने हेलमुट से सभी जिंदगी की कद्र करने को कहा था। उसने हेलमुट को बताया कि वो सिर्फ एलागा की दया की वजह से जिंदा रहा। हेलमुट ने एरुगो के पेट में मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। एरुगो को बांधने के बाद हेलमुट ने उसके प्रेशर पॉइंट्स दबाकर उसे जगाया। हेलमुट ने उसे कुछ भी न करने को कहा। उसने एरुगो को आश्वासन दिया कि उसे बाद में रिहा कर दिया जाएगा। एरुगो ने देखा कि वो अपने जादू को सक्रिय नहीं कर पा रहा था। उसने हेलमुट को एक अहंकारी हरामी कहा और उससे पूछा कि क्या उसे सच में यकीन है कि वो जंगल से बाहर निकल पाएगा। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हेलमुट ने उससे कहा कि वो जंगल से बाहर निकल कर रहेगा। हेलमुट के जाने के बाद एरुगो ने जबरदस्ती अपना जादू सक्रिय किया। उसने कहा कि वो हेलमुट के आत्मविश्वास को छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल देगा। उसने अपना जादू सक्रिय किया और नाहो का नाम चिल्लाया। जमीन हिलने लगी
और नाहो उसमें से बाहर आया। नाहो ने एरुगो से पूछा कि क्या उसने उसे बिना किसी कारण के बुलाया था। एरुगो ने नाहो को बताया कि डैरियन मर गया है। उसने नाहो से कहा कि डैरियन का शिष्य उसके इलाके में है। नाहो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसका मानना था कि उसे उन सभी चीजों से छुटकारा पाने का मौका मिला है जिनसे वो नफरत करता है। वो दीवार से गुजरकर हेलमुट का पीछा करने लगा। एरुगो नाहो को हेलमुट का पीछा करते देखकर खुश था। अपने चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ एरुगो ने कहा कि हेलमुट को उससे बुरा बर्ताव करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। दृश्य बदलता है और हम हेलमुट को जंगल में भागते हुए देखते हैं। भागते हुए हेलमुट सोचता है कि क्या उसे एरुगो को मार देना चाहिए था। हेलमुट ने देखा कि जंगल के जानवर उसे देखे बिना ही उसके बगल में भाग रहे थे। हेलमुट को एहसास हुआ कि वे जानवर किसी चीज से डरे हुए थे। हेलमुट को एक भयानक शक्ति अपने करीब आती हुई महसूस होती है। उसे एहसास हुआ कि उसे और तेज भागने की जरूरत है। थोड़ी देर भागने के बाद हेलमुट ये देखने के लिए रुक जाता है कि वो कितनी दूर आ गया है। हेलमुट अभी भी नाहो के इलाके में था, लेकिन उसे यकीन था कि वो फार्म से बहुत दूर आ गया था। जब हेलमुट ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि हर जगह राक्षसी ऊर्जा से घिरी हुई थी। अपने चारों तरफ देखते हुए हेलमुट को हवा में कुछ भयानक महसूस होता है। हेलमुट ने जल्दी से अपनी तलवार पर हाथ रखा और एक मुद्रा में आ गया। इससे पहले कि हेलमुट कोई चाल चल पाता, नाहो उसके सामने आ गया। नाहो ने हेलमुट का उसके इलाके में स्वागत किया। उसने कहा कि उसे हमेशा से पता था कि वो उसके इलाके में वापस आएगा। उसने कहा कि वो उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। हेलमुट ने उसे कहा कि वो उसे मारने के बाद चला जाएगा। ये सुनकर नाहो हंसने लगा। वो ये देखकर हैरान था कि हेलमुट पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसने उससे कहा कि वो उसे हरा नहीं सकता। उसने उससे कहा कि उसे उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वो अपने सिर से हेलमुट पर हमला करने के लिए दौड़ा। हमले से एक बड़ा धमाका हुआ। हेलमुट हमले को चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन वो नाहो को नहीं देख सकता था क्योंकि हर जगह धूल से घिरी हुई थी। जब हवा में धूल थी तो नाहो ने हेलमुट की तारीफ की कि उसने उसके हमले को चकमा दे दिया। जब धूल साफ हुई तो नाहो ने हेलमुट को घेर लिया था। अपने चेहरे पर एक डरावनी नजर के साथ उसने हेलमुट से संघर्ष करते रहने को कहा। हेलमुट नाहो की राक्षसी ऊर्जा से अभिभूत हो गया। उसने जल्दी से खुद को शांत किया। उसने खुद से कहा कि उसे नाहो पर हमला करने का मौका मिलेगा। जब हेलमुट खुद को शांत कर रहा था तो नाहो ने उस मौके का फायदा उठाया और बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठा कर ली। उसने इस ऊर्जा से हेलमुट पर हमला किया। हेलमुट हमले को चकमा देने में कामयाब रहा। उसे एहसास हुआ कि उसे आखिरकार नाहो पर हमला करने का मौका मिल गया है। जब वो करीब आया तो नाहो के एक सिर ने उसे निगलने की कोशिश की। हेलमुट ने हमले को चकमा देकर नाहो के शरीर पर चढ़ने के लिए उसके सिर का इस्तेमाल किया। हेलमुट जानता था कि नाहो की राक्षसी ऊर्जा की वजह से वो उसके शरीर को आसानी से नहीं काट पाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि नाहो में एक कमजोर जगह होगी जहां विष घुस सकता है। हेलमुट ने नाहो की आंखें काटने का फैसला किया। जब नाहो ने हमला महसूस किया तो वो दर्द से चिल्लाने लगा। हेलमुट जानता था कि उसका हमला नाहो को हराने के लिए काफी नहीं था। वो जानता था कि उसका हमला सिर्फ कुछ समय के लिए नाहो को रोक सकता है। वो नाहो से लड़ना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो बची हुई विष के साथ लड़ता रहा तो वो मर जाएगा। जैसे ही हेलमुट भाग रहा था, हम नाहो को अपने जख्मी सिर पर चिल्लाते हुए देखते हैं। हेलमुट जानता था कि जब तक वो विचलित है, उसे नाहो के इलाके से दूर जाना होगा। इससे पहले कि हेलमुट भाग पाता, नाहो ने अपना सिर निकाला और उसे खा लिया। ये देखकर हेलमुट डर गया। अपना सिर खाने के बाद नाहो हेलमुट पर हमला करने के लिए दौड़ा। हेलमुट ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाहो की ताकत से अभिभूत हो गया। नाहो द्वारा पीछे धकेले जाने के बाद हेलमुट जल्दी से छिप गया। ये देखकर नाहो परेशान हो गया। वो हेलमुट को आसानी से नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि उसने अपना दूसरा सिर खो दिया था। उसने हेलमुट से छिपकर बाहर आने को कहा। दृश्य बदलता है और हम हेलमुट को एक पेड़ के पीछे अपनी सांस लेने की कोशिश करते हुए देखते हैं। हेलमुट जानता था कि नाहो मजबूत था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उससे लड़ना इतना मुश्किल होगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ नाहो की आंखें काट पाया था। उसने खुद को उठाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और जब नाहो अभी भी उलझन में था तो भागने का फैसला किया। इससे पहले कि हेलमुट एक कदम उठा पाता, उसे अपने पास बहुत ज्यादा राक्षसी ऊर्जा आती हुई महसूस होती है। नाहो इलाके में जीवित चीजों को महसूस करने के लिए अपनी राक्षसी ऊर्जा छोड़ रहा था। जब उसे वो जगह मिली जहां हेलमुट छिपा हुआ था तो वो मुस्कुराया। उसने हेलमुट से कहा कि वो जंगल में उससे छिप नहीं सकता। वो जल्दी से अपने सिर से हेलमुट पर हमला करने के लिए दौड़ा। हेलमुट ने अपने दांत पीसे और खुद से कहा कि वो ऐसी जगह पर नहीं मरेगा। हेलमुट नाहो पर हमला करने ही वाला था कि उसने कुछ शॉकिंग देखा। एलगा उससे बचाने आई थी।
नाहो एलेगा को देखकर मुस्कुराया। उसने उसके इलाके में उसका स्वागत किया। हेलमुट अचानक चौंक गया जब उसके सामने एलेगा आ गई। एलेगा ने जोरदार दहाड़ मारी और चारों तरफ डरावनी डेमोनिक एनर्जी फैल गई। हेलमुट हैरान था कि एलेगा इतनी शक्तिशाली है। एलेगा ने उसकी जीवित रहने की ताकत की तारीफ की और बोली, बाकी मुझे संभालने दो, तुम यहां से निकल जाओ। लेकिन हेलमुट, जो मुश्किल से उस ऊर्जा को सहन कर पा रहा था, बोला, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। एलेगा ने उसे याद दिलाया, तुम्हें वो ढूंढना है जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, तुम्हारी आजादी। उसे मत भूलो। यह सुनकर हेलमुट सन्न रह गया। एलेगा ने कड़क आवाज में कहा, मेरी मेहनत व्यर्थ मत जाने दो, यहां से भागो। हेलमुट नाराज तो हुआ, लेकिन उसने एलेगा का शुक्रिया अदा किया और दौड़ पड़ा। अब एलेगा को अकेले ही नाहो का सामना करना था। नाहो एलेगा को देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुर्राते हुए कहा, यह मेरी टेरिटरी है और तू इसमें दखल देने चली आई। एलेगा ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं वही कर रही हूं जो जरूरी है। नाहो ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने एलेगा और हेलमुट के रिश्ते का मजाक उड़ाया और उसे गंदी बिल्ली तक कह डाला। वो बोला, तू खुद मेरी टेरिटरी में आई है, अब तुझे मारकर हेलमुट को भी निगल जाऊंगा। एलेगा ने ताना मारा, सिर्फ एक सिर के साथ मुझे हराना चाहती हो? कितनी मूर्खता है ये। नाहो बौखला गया और बिजली सी तेजी से उस पर टूट पड़ा। सीन बदलता है। हेलमुट अब अलग अलग राक्षसी दानवों का सफाया कर रहा था। नाहू की टेरिटरी से निकलने के बाद वो कई दिनों से लगातार भाग रहा था। खून से लथपथ जमीन पर खड़े होकर हेलमुट बुदबुदाया, जब तक ये नाहू जैसे ताकतवर नहीं है, बाकी राक्षस कोई समस्या नहीं। जंगल में चलते हुए उसे एहसास हुआ, अगर मेरी मुलाकात एलेगा और डेरियन से नहीं हुई होती तो मैं आज जिंदा भी ना होता। झरने के पास खड़े होकर हेलमुट ने अपने आप से कहा, मुझे इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा, एलेगा और डेरियन के लिए। इस जगह का माहौल नाहो और एलेगा की टेरिटरी से बिल्कुल अलग था। यहां बमुश्किल ही कोई डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी। अचानक हेलमुट के भीतर की सीड ऑफ डार्कनेस अजीब तरह से प्रतिक्रिया करने लगी। तभी हेलमुट को एहसास हुआ, ये डिवाइन बैरियर की वजह से है। सौभाग्य से उसने तुरंत अपनी विश से उस सीड ऑफ डार्कनेस को ढक लिया, वरना उसे बेहद प्रताड़ित महसूस होता। हेलमुट अपने शरीर को देख ही रहा था कि अचानक एक पंख आकर उसकी हथेली पर गिरा। वो हैरान रह गया। ऊपर से एक विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ उसके सामने आकर उतरा। पक्षी भी चकित था कि उसके इलाके में कोई इंसानी बच्चा खड़ा है। उसने हेलमुट से पूछा, तुम मेरे टेरिटरी में क्या करने आए हो? हेलमुट स्तब्ध रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि एरुगो ने जानबूझकर उसे झरने की जगह बताई थी, क्योंकि यहां कोई खतरनाक डेमोनिक बीस्ट मौजूद था। वो डेमोनिक बीस्ट अपना नाम बताता है, इग्रेल। उसने हेलमुट से उसका नाम पूछा। हेलमुट ने भी अपना परिचय दिया। तभी हेलमुट को याद आया कि उसने पहले भी इग्रेल का नाम सुना था। एलेगा ने बताया था कि इग्रेल जंगल के उत्तरी हिस्से का शासक है और बेहद जिज्ञासु डेमोनिक बीस्ट है। इग्रेल ने ध्यान से हेलमुट को सूंघा। उसे हेलमुट के शरीर पर नाहो की गंध मिली और साथ ही एलेगा की भी। उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम नाहो या एलेगा के बच्चे हो? हेलमुट ने आत्मविश्वास से कहा, मैं एलेगा का परिवार हूं। यह सुनकर इग्रेल दहाड़ पड़ा। उसने डरावनी डेमोनिक एनर्जी छोड़ते हुए कहा, तो एलेगा का परिवार मेरी टेरिटरी में घुस आया है? हेलमुट ने जवाब दिया, मैं खुद आया हूं अपनी वजहों से। इग्रेल गरजते हुए बोला, तो बताओ तुम्हारी वजह क्या है? हेलमुट ने गहरी सांस ली और बोला, जो काम मैं करने आया हूं वो तुम्हारी जिज्ञासा भी पूरी करेगा। मैं पहला अस्तित्व बनूंगा जो डिवाइन बैरियर पार करेगा। यह सुनकर इग्रेल ठहाका मारकर हंस पड़ा। वो बोला, तुम्हारे भीतर का सीड ऑफ डार्कनेस तुम्हें इंसान नहीं, एक डेमोनिक बीस्ट जैसा बना देता है। हेलमुट ने विनती की, मुझे एक मौका दो,
पूरे जंगल में सिर्फ मैं ही हूं जो इस हिस्से में आया है और डिवाइन बैरियर पार करने की कोशिश कर रहा है। इग्रेल ने गुस्से में कहा, यह मूर्खता है। मैं तुम्हें इंसान शिकार की तरह जलकर मरने क्यों दूं? हेलमुट ने दृढ़ आवाज में कहा, जंगल में इंसानों की कमी नहीं है, लेकिन मैं ही वो अकेला इंसान हूं जो इस बैरियर को पार कर सकता है। इग्रेल हेलमुट की बातों से उत्सुक हो गया। वो बोला, अच्छा, तो तुम सच में ये करना चाहते हो? शायद तुम ही एकमात्र इंसान हो जो इतनी मूर्खता कर सकता है। हेलमुट ने आत्मविश्वास से कहा, और तुम पहले डिमोनिक बीस्ट बनोगे जो देखेगा एक इंसान डिवाइन बैरियर पार करते हुए। ये सुनकर इग्रेल ने उसकी शर्त मान ली। वो बोला, ठीक है, जब तक तुम कोशिश करोगे मैं तुम्हें दूसरे डिमोनिक बीस्ट्स से बचाऊंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो अपनी आखिरी बातें मुझे बता दो, मैं उन्हें एलेगा तक पहुंचा दूंगा। हेलमुट ने दृढ़ आवाज में कहा, एलेगा को बस ये कहना कि मैं इस जंगल से बाहर निकल गया। इग्रेल हैरान रह गया। उसे समझ आया कि हेलमुट चाहता है चाहे नतीजा कुछ भी हो, एलेगा को यही संदेश पहुंचे। थोड़ी देर सोचने के बाद इग्रेल ने उसकी बात मान ली। हेलमुट ने राहत की सांस ली और झरने में छलांग लगा दी। वो गहराई तक डुबकी लगाते हुए नीचे पहुंचा। हेलमुट ने अपनी विष से पूरे शरीर को ढक लिया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा बैरियर में एक सुराख है। वो उस छेद से भीतर तैरने लगा। अपने आप से बोला, मैं जिंदा रहूंगा और इस फॉरेस्ट ऑफ रूट से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन तभी डिविनिटी यानी शुद्धिकरण की शक्ति उस पर हावी हो गई। डिवाइन बैरियर ने उसके भीतर की सीड ऑफ डार्कनेस को ठुकरा दिया। वो शक्ति इतनी तेजी से हेलमुट को भेद रही थी कि दर्द असहनीय हो गया। हेलमुट की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसके भीतर डर समा गया। क्या मैं भी डिमोनिक बीस्ट बन रहा हूं? सीन बदलता है। जंगल के किनारे फॉरेस्ट ऑफ रूट्स के पास कुछ भाड़े के सैनिक घूम रहे थे। उनमें से एक लड़के ने अपनी नेता तान्या से पूछा, हम यहां क्यों रुके हैं, इतनी अजीब जगह पर? तान्या ने शांत लहजे में जवाब दिया, अगर थोड़ी देर आराम कर लें तो हम और दूर तक जा पाएंगे। अगर थके हुए हालत में किसी डिमोनिक बीस्ट से सामना हो गया तो सबकी मौत तय है। यह सुनकर लड़का, जिसका नाम पिन था, डर से कांप उठा। तान्या ने उसे आदेश दिया, जाओ और पानी लेकर आओ। पिन ने झुंझलाते हुए कहा, हर तरफ अंधेरा है, कहां से लाऊं? तान्या गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने उसे लात मारते हुए चिल्लाया, जाओ और पानी लेके आओ। पिन जैसे ही नदी के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वो पानी तक पहुंचा तो उसे कुछ समुद्री घास जैसा दिखाई दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में हेलमुट के बेहोश शरीर के बाल थे। पिन ये देखकर डर गया और घबराकर अपने टोली के पास वापस भागा। बाकी लोग हैरान हुए और उससे पूछा कि क्या हुआ। पिन ने बताया कि नदी में एक लाश तैर रही है। यह सुनकर बाकी लोग हंस पड़े। उन्हें लगा पिन फिर से झूठ बोल रहा है। उनका मानना था कि पिन ने कोई लकड़ी देखी होगी और डर के मारे उसे लाश कह दिया। तान्या ने पिन से कहा कि वो उसे लाश दिखाए। पिन ने नदी की तरफ इशारा किया, लेकिन तान्या ने गुस्से में उसे लात मारते हुए कहा कि रास्ता दिखाओ। नदी किनारे पहुंचकर पिन ने तान्या को हेलमुट का शरीर दिखाया। तान्या ये देखकर हैरान रह गई। उसने पहले सोचा कि हेलमुट मर चुका है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि हेलमुट अभी भी सांस ले रहा है। उसने तुरंत पिन को मदद के लिए कहा। पिन डर से कांप रहा था, लेकिन तान्या ने बिना समय गवाए हेलमुट को पानी से बाहर खींच लिया। सीन बदलता है। हेलमुट पट्टियों से बंधा हुआ जागता है। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है और क्या वो फॉरेस्ट ऑफ रूट से सचमुच निकल पाया।
तभी तान्या उसके पास आती है और कहती है, अब तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने हेलमुट से अपना नाम पूछा। हेलमुट ने अपना नाम बताया। फिर तान्या ने उसके बारे में और जानना चाहा। हेलमुट ने कहा कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। तान्या चौंक गई, क्योंकि हेलमुट के शरीर पर कोई गहरी चोट नहीं थी। उसने सोचा कि शायद पानी में गिरने से उसके सिर पर चोट लगी होगी। फिर तान्या ने अपना परिचय दिया। मैं तान्या हूँ, 3rd रैंक सिल्वर मेडल मर्सनरी, फेस मर्सनरी कॉर्प्स से। यह सुनकर हेलमुट हैरान रह गया कि कोई और इंसान भी यहाँ मौजूद है। उसने तान्या से उनकी लोकेशन पूछी। तान्या ने जवाब दिया, हम इस समय डिके फॉरेस्ट में हैं। तान्या ये सुनकर हैरान रह गई कि हेलमुट को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसने महसूस किया कि हेलमुट की याददाश्त बहुत गंभीर रूप से खो चुकी है। उसने पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं? हेलमुट ने जवाब दिया, मुझे बस अपना नाम याद है और तलवार चलाना। ये सुनकर तान्या को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि अगर हेलमुट किसी डॉक्टर से मिले तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक तुम्हें सब याद नहीं आता, हमारी टोली तुम्हारा साथ देगी। हेलमुट ये सुनकर चौंक गया। उसने तान्या का आभार व्यक्त किया। अगले दिन हेलमुट एक बड़े पत्थर पर बैठा आराम कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच उस जंगल से बाहर निकल आया है। उसका शरीर बहुत कमजोर था, पहले से भी बुरी हालत में। वो मुश्किल से अपना विष महसूस कर पा रहा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि सीड ऑफ डार्कनेस अभी भी उसके शरीर में मौजूद है। हेलमुट जानता था कि उसे ये राज किसी भी इंसान को नहीं बताना चाहिए, इसलिए उसने नाटक जारी रखने का फैसला किया कि उसकी याददाश्त खो गई है। हेलमुट ने अपनी गर्दन से लटक रही माला को देखा और खुद से कहा, मुझे इसके असली मालिक को ढूंढना होगा। फिर सीन बदलता है। टाली के कुछ सदस्य हेलमुट की नई शक्ल देखकर बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, यह तो किसी कुलीन आदमी जैसा लगता है। पिन भी हैरान था। उसने याद किया कि जब उसने पहली बार हेलमुट को देखा था तो वो एक लाश जैसा लग रहा था। उसने मजाक में पूछा, क्या तुम किसी अमीर आदमी के बेटे हो? हेलमुट ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। तानिया उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब तुम पहले से बेहतर दिख रहे हो। कैसा महसूस कर रहे हो? हेलमुट हल्की मुस्कान के साथ बोला, काफी बेहतर, तुम्हारा धन्यवाद। पिन ये देखकर चिढ़ गया और बोला, तानिया, तुम इसके साथ इतनी अच्छी हो क्योंकि ये सुंदर है? तानिया गुस्से से भड़क उठी और पिन को घूंसा मारते हुए बोली, चुप रहो, जाओ और बाकियों की मदद करो। फिर तानिया ने हेलमुट से कहा, 4 दिन बाद हम एक गांव पहुंचेंगे। वहां मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाऊंगी। तब तक थोड़ा सब्र करो। हेलमुट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तानिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तानिया ने हेलमुट के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने अपने आदमियों को रवाना होने की तैयारी करने का आदेश दिया। हेलमुट और पिन दोनों तानिया के इस व्यवहार से हैरान थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हेलमुट दल के साथ आगे बढ़ रहा है। फिन ने उसे धीरे चलने को कहा क्योंकि उसका शरीर अभी कमजोर है। उसने बताया कि उनकी गाड़ी तेज है, पीछे रह गया तो पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन हेलमुट ने जवाब दिया कि वो अपने शरीर को ढीला करने के लिए पैदल ही चलेगा। रास्ते में हेलमुट घोड़े को सहलाने लगा। फिन ने पूछा, क्या तुम्हें घोड़े पसंद हैं? हेलमुट ने शांत स्वर में कहा कि वो निश्चित नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने घोड़े को छुआ उससे फिन समझ गया कि हेलमुट कोई साधारण इंसान नहीं है। हेलमुट ने आश्चर्य से घोड़े को शांत स्वभाव का जीव कहा। फिन उसके इस अजीब जवाब से दंग रह गया। उसकी उम्र हेलमुट के बराबर ही लग रही थी, फिर भी उसकी बातें बेहद अलग थीं। चलते चलते हेलमुट की सांसें भारी होने लगीं। फिन ने उसे गाड़ी पर चढ़ने को कहा ताकि बाकी लोग पीछे न रह जाएं, लेकिन हेलमुट ने जिद पकड़ी कि वो पैदल ही चलेगा और पीछे नहीं छूटेगा। फिन उसकी जिद देख सोचने लगा कि शायद वो सचमुच किसी कुलीन घराने से है। हेलमुट खुद हैरान था कि उसका शरीर इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है। रूट्स के जंगल में तो एक दिन में ताकत लौट आती थी, लेकिन अब उसे और समय चाहिए था। उसने सोचा कि यह थकान उसकी सहन शक्ति बढ़ाने का अवसर है। सीन बदलता है और अब हम एक डॉक्टर को हेलमुट की जांच करते हुए देखते हैं। डॉक्टर ने कहा कि हेलमुट बिल्कुल ठीक है, उसका शरीर मजबूत है और वो दूसरों से कहीं तेजी से ठीक हो जाता है।
तानिया ने संदेह जताया। क्या तुमने ठीक से देखा है? डॉक्टर चिढ़ गया और बोला, अगर इतना शक है तो खुद ही इलाज कर लो। तानिया गुस्से में बोली, हेलमुट लंबे समय तक बेहोश रहा है, ढंग की जांच करो, ढोंगी ना बनो। डॉक्टर तमतमाते हुए चिल्लाया कि हेलमुट की काया असाधारण है और वो बहुत तेजी से स्वस्थ हो जाता है। फिन ने डॉक्टर से हेलमुट की भूलने की बीमारी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा कि यह तात्कालिक है, जल्द ही यादें लौट आएंगी। उसके सिर में कोई समस्या नहीं है। उसने कुछ दवा दी और उन्हें चलता किया। जाते जाते उसने तानिया को मूर्ख कह दिया कि वो उसके जैसे प्रोफेशनल को चुनौती दे रही है। तानिया ये सुनकर गुस्से से भर गई। उसने बूढ़े आदमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बुजुर्ग पागल तक कह डाला। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर हमला ही कर देगी। सीन बदलता है और हम तानिया को हेलमेट के साथ चलते हुए देखते हैं। तानिया उससे पूछती है कि अब वो ठीक तो है ना, क्योंकि फिन ने उसकी सांस लेने की समस्या का जिक्र किया था। हेलमुट ने जवाब दिया कि दवाई लेने के बाद वो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा है। तानिया को याद आया कि हेलमुट ने कहा था कि उसे तलवार चलानी आती है। उसने अंदाजा लगाया कि जरूर उसे किसी माहिर ने ट्रेनिंग दी होगी। हेलमुट उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और बोला कि सच में जैसे ही उसने तलवार उठाई उसे बहुत परिचित सा एहसास हुआ। तभी तानिया ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक मुकाबला करना चाहोगे? हेलमुट ये सुनकर चौंक गया। तानिया ने कहा कि दबाव महसूस मत करो, उसका मकसद सिर्फ उसकी याददाश्त जगाना है। तानिया रैंक 3 की सिल्वर मेडल भाड़ी की सिपाही थी और समाज में उसका काफी सम्मान था। हेलमुट ने सोचा कि यह मौका अच्छा है जिससे वो अपनी ताकत का अंदाजा लगा सकता है। दोनों ग्रुप के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। वहां मौजूद लोग तानिया को देखकर दंग रह गए। जब उन्होंने सुना कि हेलमुट तानिया से मुकाबला करेगा तो वो मजाक उड़ाने लगे और बोले, कृपया उसके चेहरे पर हल्का हाथ रखना। तानिया ये सुनकर भड़क गई। उसने तुरंत उन्हें ढूंढ डाला और फिर हेलमेट को लकड़ी की तलवार थमाते हुए बोली, मुकाबला तब खत्म होगा जब कोई जमीन पर गिर जाएगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो बोली, पूरी ताकत से वार करना, क्योंकि मैं इस ग्रुप की वाइस कैप्टन हूं, मुझे हल्के में मत लेना। हेलमेट समझ गया कि उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं है और उसकी विस यानी कि आंतरिक शक्ति भी वापस नहीं आई है। उसने सोचा कि ताकत से जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो उसकी चालों को मोड़कर जवाब देगा। उसने गहरी सांस ली और तलवार थामकर स्टांस लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। हेलमेट की मुद्रा किसी असली तलवारबाज से कम नहीं थी। हेलमेट तेजी से तानिया पर झपटा। उसने देखा कि तानिया के कमर के बाएं हिस्से पर खुला मौका है और उसी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तानिया ने आसानी से उसके वार को रोक दिया। हेलमेट को यकीन हो गया कि ताकत में तानिया उससे कहीं आगे है। वो समझ गया कि सीधे सीधे ताकत से जीतना नामुमकिन है। तानिया ने तलवार से उस पर हमला किया, मगर हेलमेट कूदकर बच गया। तभी तानिया ने फासला घटाया और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। हेलमेट इस वार से चिढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर उसकी बात ही नहीं मान रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच तानिया फिर नजदीक आई और बोली, तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। फिर उसने तेज तर्रार हमले शुरू कर दिए। हेलमेट ने अपनी तलवार से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वो दबने लगा। आखिरकार तानिया ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके हेलमेट को जोर से धक्का दिया। हेलमेट हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोग इस जबरदस्त मुकाबले को देखकर हैरान रह गए। हेलमेट ने अपनी तलवार उठाई और धीरे से बोला, मैं हार गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़ाई इतनी एकतरफा थी। वो सोच रहा था कि तानिया के मुकाबले डैरियन के ज्यादा कमजोर मौके थे, फिर भी उसकी तलवारबाजी कमाल की थी। तानिया ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने बहुत अच्छा लड़ा। हेलमेट को विश्वास ही नहीं हुआ कि तानिया उससे इतनी ज्यादा मजबूत निकली। तभी उसे डैरियन की बात याद आई, इंसानों को हल्के में मत लेना। हेलमेट हैरान था कि वो रैंक 3 के तलवारबाज से हार गया। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, तानिया हमारी टोली की सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक है, हारने पर बुरा मत मानो। बाकी लोग भी हेलमुट की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे कि वो फिन से कहीं बेहतर है। हेलमुट ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम फियन है, मैं इस भाड़े की टोली का कप्तान हूं। उसने आगे कहा, और मैं रैंक 2 का गोल्ड मेडल भाड़े का सिपाही हूं। दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।